हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अरिजीत पटेल आप सभी के बीच में। सो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अरिजीत पटेल अकेडमी एजुकेटर आप सभी के बीच में प्रस्तुत हूं। आई होप कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे गाइस। गाइस, आज हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 3 जो है करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग कवर करेंगे सैम्पलिंग टाइप्स, उसके टेक्निक्स और साथ ही साथ में रिसर्च एथिक्स, उसके टाइप्स, और उसके अलावा हम लोग कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देख लेते हैं कौन कौन प्रेजेंट है हमारे क्लास में। गाइस, आज हम लोग जल्दी जल्दी से आप लोग जो है अटेंडेंस लगवा दीजिए अपनी, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन प्रेजेंट है। कि आप में से कितने लोग रेडी हैं कि इस रिसर्च को पढ़ने के लिए, इस एडवांटेज को उठाने के लिए। जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो आज हम लोग जो है पूरी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, साथ ही साथ रिसर्च एथिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके टीनेट्स पढ़ेंगे, कितने टाइप्स की होती है वो पढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो बहुत गर्म है, तो कितने लोग रेडी हो क्लास करने के लिए, देखे जरा कौन कौन है। शोभा रानी हमारे बीच में प्रेजेंट हैं। गुड इवनिंग शोभा जी, गुड इवनिंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? शोभा, आपके क्या हाल चाल? शोभा, आप कैसी हो? शोभा, आप कैसी हैं? तो गाइस, ये मेरी छोटी सी प्रोफाइल है आप सभी के सामने, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और आज हम लोग शुरू करेंगे गाइस सैम्पलिंग से, तो बहुत मजा आने वाला है। हेलो साक्षी। तो कटनी द मार्बल सिटी, मार्बल सिटी के शहर से एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर हमारे बीच में आई हैं साक्षी जी, इनका स्वागत है। तो आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं क्लास में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और आपके यूजीसी नेट प्रिपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा ये। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को दे दूंगा वो आप लोग कभी भूलोगे नहीं। ठीक है ना, तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा आपके। जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यही सब है। तो गाइस, शुरू करें क्लास शुरू करें क्या? जल्दी से थम्स अप दे दो, फिर क्लास शुरू करते हैं। हेलो प्रगति। हाँ बिल्कुल, साक्षी ने सही बोला। ये टॉपिक ऑलरेडी मैंने जो है कराया था, लेकिन जो है ये आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड की जो है ये तीसरी मैराथन है, तो मैंने इसके अंदर इसको फिर से ऐड कर दिया है थोड़ा सा डिटेल्ड वे में। डिटेल्ड वे इन द सेंस कि भाई ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सैम्पलिंग समझ में नहीं आती है। ऐसे कई ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रीवियस क्लास को मिस कर दिया था, तो इसको मैंने फिर से जो है एक अच्छे वे में और एक डिटेल्ड वे में मैंने इसको लिख के प्रेजेंट किया है यहाँ पे, ताकि जो लोग एब्सेंट थे
या जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो भी इसका एडवांटेज ले सकें। ठीक है, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना। हेलो प्रगति, स्वागत है आपका। चलो गाइस शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैंपलिंग क्या होती है। ये सैंपलिंग क्या होती है गाइस? देखो, सैंपल का मतलब पहले जानो। सैंपल का मतलब होता है जब मैं पूरी पॉपुलेशन में से कोई छोटा सा टुकड़ा लेता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक पूरी सी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन में मैं थोड़ा सा टुकड़ा लूंगा, व्हेन वी टेक अ स्मॉल पार्ट फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, दिस इज नथिंग बट योर सैंपल। क्या होगा आपका? ये सैंपल होगा, ठीक है। और जब मैं पूरे एंटायर यूनिवर्स की स्टडी करूंगा, जैसे मान लीजिए ये मेरा इंडिया है, इस पूरे इंडिया की जब मैं स्टडी करूंगा तो ये मेरा पॉपुलेशन हो जाएगा। जब केवल मैं इंडिया में से किसी एक स्टेट की स्टडी करूंगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा? सैंपल हो जाएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है। गाइस देखो, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक होती है जहां पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होती है। हमेशा याद रखना कि प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जहां पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होती है। अब गाइस इसके कुछ मेथड होते हैं। मेथड क्या है? सबसे पहला मेथड है सिंपल रैंडम सैंपलिंग। गाइस सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहता है कि ये एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक है जहां पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होती है। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बैग है, ये मेरे पास एक बैग है ना, इस बैग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल है। अब यहाँ पे हर बॉल के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस होगी। हर बॉल के सेलेक्ट होने की क्या होगी? इक्वल चांस होगी। तो मैं उससे क्या बोलूंगा? रैंडम सैंपलिंग बोलूंगा। रैंडम मतलब मैंने बैग के अंदर हाथ डाला तो जो भी बॉल निकल के आएगी हम उसे सेलेक्ट करेंगे। मतलब रैंडमली हम लोग बैग में पिक करेंगे बॉल और उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग बोलता है कि यहाँ पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस हो गया। आपने बैग के अंदर हाथ डाला और आपने क्या किया? रैंडमली आपने बॉल को पिक किया, तो जितने भी बॉल को आप निकालोगे वो आप रैंडमली निकालोगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि हर इवेंट के सेलेक्ट होने के इक्वल चांस होगी आपकी। एक बार में एक बॉल निकालोगे आप, ठीक है। तो ये क्या होता है? सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है। अब गाइस उसके बाद आता है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। गाइस देखो, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है कि जहां पे मेरी पॉपुलेशन फाइनाइट होनी चाहिए। अब पॉपुलेशन फाइनाइट होने का मतलब समझते हो? पॉपुलेशन फाइनाइट का मतलब जो कोई नंबर में होनी चाहिए जिसको हम गिन सकें। सपोज करिए 80 पॉपुलेशन है या 100 पॉपुलेशन है, या सपोज करिए मैं बोलता हूं कटनी की जो है 10 लाख पॉपुलेशन है, तो ये एक नंबर हो गया। एक नंबर हो गया जिसको मैं गिन सकता हूं, जिसको मैं मेजर कर सकता हूं। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग में क्या होगा कि जो आपकी पॉपुलेशन होगी वो फाइनाइट होगी, जिसको आप गिन सकते हो। अब ये बोलता क्या है? ये देखो, सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग इज अ टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। गाइस सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग भी जो है आपकी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का एक मेथड है, जहां पे हम क्या करते हैं? इन विच सैंपल मेंबर्स फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन आर सेलेक्टेड। जहां पे हम लोग एक बड़ी पॉपुलेशन में से छोटा सा सैंपल सेलेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टू अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट बट विद अ एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन के साथ, एक फिक्स्ड इंटरवल के साथ हम लोग क्या करेंगे? अपने सैंपल को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। एक फिक्स्ड पीरियोडिक इंटरवल होगा मेरा, और इसी इंटरवल को मैं क्या बोलता हूं? सैंपलिंग इंटरवल बोलता हूं। क्या बोलता हूं? सैंपलिंग इंटरवल बोलता हूं। अब गाइस सैंपलिंग इंटरवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। देखो, सैंपलिंग इंटरवल निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका कि डिवाइडिंग द पॉपुलेशन साइज बाय द डिजायर्ड सैंपल साइज। आपका सैंपल साइज एक तरफ होगा, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे? पॉपुलेशन के साइज से। अब ध्यान से सब समझना, ध्यान से सब समझना जैसा मैं समझाऊंगा। थोड़ा सा ये मैं डिलीट कर लूं, एक सेकंड रुको, ठीक है। देखो, अब हमने ये सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्या बोलती है? ये बोलती है कि भाई एक ऐसी सैंपलिंग है जहां पे मेरे पास एक लार्जर पॉपुलेशन है। मान लो ये एक पॉपुलेशन है और उसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा निकाला अपने सैंपल के लिए, तो वो मेरा क्या होगा? एक सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग होगा। इन्होंने ये बताया कि एक बड़ी सी पॉपुलेशन होती है, उसमें से हम छोटा सा पार्ट निकालते हैं, वो हमारी क्या होती है? एक सैंपल होती है। बट इसके अंदर हम लोग
एक सैम्पलिंग इंटरवल भी निकालते हैं। सैम्पलिंग इंटरवल क्यों निकालते हैं? जिससे कि हमको पता चलेगा कि हमको कौन सा बंदे को सेलेक्ट करना है। सैम्पलिंग इंटरवल से आपको पता चलेगा कि आपको कौन से बंदों को सेलेक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे बंदों की जो है एक सीक्वेंस दिया हुआ है कि ये बंदा फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है। इसी तरीके से 12 बंदों की जो है यहाँ पे हमने नंबरिंग कर दी है। अब हमारे पास, अब ये मान लो एक पॉपुलेशन है, ये एक पॉपुलेशन है कितने बंदों की? 12 बंदों की। अब इस 12 बंदों में मुझे कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। कितने करने हैं? 4 करने हैं। अब वो 4 बंदे हमें कौन कौन से करने हैं उसके बारे में आपको बताता है सैम्पलिंग इंटरवल। वो 4 बंदे आप कौन कौन से सेलेक्ट करोगे उसके बारे में बताता है सैम्पलिंग इंटरवल। अब देखो इसको हमने कैलकुलेट कैसे किया। यहां पे आपका सैंपल साइज कितना है? 4 है। क्यों? क्योंकि हमने 4 बंदों को से नहीं, एक सेकेंड रुको, हाँ देखो मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिख दिया है। यहां पे आपका होगा पॉपुलेशन साइज, यहां पे आपका होगा पॉपुलेशन साइज और यहां पे आपका होगा सैम्पलिंग साइज। गाइस देखो यहां पे इस पॉपुलेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं? 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। और सैंपल हमने कितना लिया है? आपका 4 लिया है। तो इस 12 को 4 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो हम पहले थर्ड वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसके बेस पे 6th वाले बंदे को सेलेक्ट करेंगे, फिर 9th वाले को सेलेक्ट करेंगे, फिर 12 वाले को सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस इस तरीके से मेरा चलता रहेगा। देखो मेरा जो सेकंड सैंपल होगा ना वो पहले सैंपल के बेस पे होगा। मतलब पहला सैंपल जो हम निकालेंगे वो हम लोग इस फॉर्मूले के बेस पे निकालेंगे जो हम लोग सैंपलिंग इंटरवल निकालते हैं। अब जब हम दूसरा सैंपल निकालेंगे वो मेरे पहले सैंपल के ऊपर बेस्ड होगा। जब आप फर्स्ट सैंपल की एक्टिविटी को देखकर ही सेकंड सैंपलिंग को चूज करोगे। ठीक है, ये फॉर्मूला था सैंपलिंग इंटरवल निकालने का, जहां पे मैं पॉपुलेशन साइज को देखता हूं, उसको डिवाइड करता हूं सैंपल साइज से। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हुआ गाइस? क्लियर हुआ? थर्ड नंबर आ रहा है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग क्या होता है? आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ पहले। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर हो रहा है? क्लियर है? शोभा कह रही है हमें क्लियर है। और लोग भी बताइए। अब एक आता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। गाइस देखो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग भी आपका एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का टेक्निक है, जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं होमोजीनियस ग्रुप में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरी एक पॉपुलेशन है, मैंने इसको इंडिया ले लिया, अपनी पॉपुलेशन को इंडिया ले लिया, इसको मैं होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करूंगा। मैंने इसको डिवाइड किया मान लीजिए स्टेट के हिसाब से, आपकी स्टेट में एमपी आ गया और एक यूपी आ गया। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन को मैंने होमोजीनियस ग्रुप में क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब क्या करूंगा गाइस कि कुछ बंदे एमपी से सेलेक्ट करूंगा, कुछ बंदे यूपी से सेलेक्ट करूंगा और इनके बेस पे एक सैंपल क्रिएट कर दूंगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो पॉपुलेशन है इसको मैंने होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड किया। होमोजीनियस का मतलब सेम ग्रुप होता है जहां पे सिमिलर टाइप के लोग रहते हैं। होमोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या होता है? सेम टाइप का ग्रुप जो होता है, सिमिलर टाइप के लोग जहां पे रहते हैं। अब सिमिलर टाइप के लोग मतलब क्या होता है? अब देखो मैंने होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड किया, इस इंडिया को मैंने स्टेट में डिवाइड किया, एक एमपी और एक यूपी। ठीक है,
अब होमोजीनियस ग्रुप का मतलब क्या होता है कि अब मैंने जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं, मैंने एमपी में से भी कुछ बंदे लिए, यूपी से भी कुछ बंदे लिए और इनको लेके एक मैंने सैंपल क्रिएट किया। अब जो भी सैंपल मैंने लिया है वो मेरा पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। क्या होगा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होगा। और होमोजीनियस ग्रुप का मतलब होता है कि जो हमारे सेम ग्रुप होते हैं। अब मैंने क्या किया, कुछ बंदों को मैंने एमपी से सेलेक्ट किया, कुछ बंदों को यूपी में से सेलेक्ट किया और इनको मिला के एक सैंपल बना दिया, तो एक ग्रुप के अंदर दो तरह के लोग प्रेजेंट हो जाएंगे, तो ये एक आपका होमोजीनियस ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग टाइप के बंदों को मैंने एक साथ कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, होमोजीनियस ग्रुप है। और वो होमोजीनियस ग्रुप के बेस पे मैं एक सैंपल क्रिएट करता हूं, वो सैंपल आपके पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि उसी का एलिमेंट है, तो ये स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग होती है। अब गाइस क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है कि यहां पे मैं पॉपुलेशन को डिवाइड करता हूं हेट्रोजीनियस ग्रुप में। कैसे, देखो मान लो ये इंडिया है, ये मेरी एक पॉपुलेशन है, इंडिया एक पॉपुलेशन है। ठीक है, इसको मैंने अलग अलग सिटी में डिवाइड किया, मान लीजिए हेट्रोजीनियस ग्रुप में डिवाइड किया। एक बार आ गया एमपी, एक बार आ गया यूपी और एक आपका आ गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब गाइस देखो क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड में तो हम लोग हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ बंदों को ले रहे थे, लेकिन क्लस्टर सैंपलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लेते हैं। यहां पे अलग अलग ग्रुप के बंदों को आपस में कंबाइन नहीं करेंगे हम, यहां पे पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। पूरा का पूरा मतलब अब मैं पूरा का पूरा यूपी उठा लूं, या मैं पूरा का पूरा वेस्ट बंगाल उठा लूं, या मैं पूरा का पूरा एमपी उठा लूं, तो क्या होता है गाइस, क्लस्टर सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है मेरी जहां पे मैं पूरा का पूरा क्लस्टर को उठा लेता हूं, उसको मैं क्या बोलूंगा, क्लस्टर सैंपलिंग बोलूंगा। जहां पे मैं अपने पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करता हूं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट ग्रुप। अब एक बात बताओ, एमपी में डिफरेंट टाइप के लोग रहते होंगे, यूपी का कल्चर अलग है, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है। ठीक है, अब जब मैं इन तीनों बंदों को आपस में मिलाकर कोई सैंपल क्रिएट करता हूं तो वो आपका होता है स्ट्रेटिफाइड, क्योंकि वहां पे होमोजीनियस ग्रुप की बात करेंगे। बट यहां पे मैं पर्टिकुलर पूरा का पूरा सेगमेंट ही चूज कर ले रहा हूं, तो इसके अंदर जो दूसरे ग्रुप के बंदे हैं वो तो नहीं आएंगे ना। तो क्लस्टर सैंपलिंग का मतलब यही है, अपने पॉपुलेशन को हेट्रोजीनियस ग्रुप में आप डिवाइड करिए और पूरा का पूरा क्लस्टर उठा लीजिए, वो आपका क्लस्टर सैंपलिंग होती है। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है और उसके टाइप्स। क्लियर है, अब तक जो पढ़ा है क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? क्लियर है यार? 6 7 8 10 लोग तुम लोग यार ज्वाइन हो, कमेंट केवल एक का आ रहा है यार। भाई खाना वाना नहीं खा के आए हो क्या तुम लोग? कमेंट करो सबके सब, जितने हो प्रेजेंट हो यार, सबके सब ताकत दिखाओ अपनी, कितने लोग प्रेजेंट हो क्लास में? चलो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होती है गाइस? नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हर इवेंट के सेलेक्ट होने की इक्वल चांस नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे रिसर्चर अपने हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करता है। अब भाई ये भी तो हो सकता है कि जो रिसर्चर सैंपल को सेलेक्ट कर रहा है वो गलत हो, वो सही ना हो। तो यहाँ पे बायसनेस की हम बात बहुत करते हैं, यहाँ पे बायसनेस की बात करते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है आपका, क्योंकि यहाँ पे एरर होने की चांसेस इसलिए होती है क्योंकि जो रिसर्चर होता है वो अपने हिसाब से सैंपल को सेलेक्ट करता है। तो गाइस ये हम लोग कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है जजमेंटल सैंपलिंग। गाइस देखो, जजमेंटल सैंपलिंग को हम लोग पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक भी बोलते हैं। ये एक ऐसी सैंपलिंग टेक्निक होती है जहां पर
जहां पर कोई भी रिसर्चर हो या कोई भी हो जो रिसर्च कर रहा है, वो किसी ना किसी पर्पस के बेस पे सैंपल को सेलेक्ट करेगा। कैसे? फॉर एग्जांपल बीसीसीआई का एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए बीसीसीआई है, बीसीसीआई को जो है 2 प्लेयर चाहिए टीम 11 में खिलाने के लिए, ठीक है। तो बीसीसीआई के जो हेड होंगे वो बोलेंगे कि यार गौतम गंभीर जो है वो बहुत ही अच्छा खेलता है और पिछले कुछ मैचेस में उसके बड़े अच्छे परफॉर्मेंस रही है, तो हमें गौतम गंभीर को लेना चाहिए बैट्समैन के तौर पे, और बॉलिंग के तौर पे हमें चहल को लेना चाहिए क्योंकि उसने भी प्रीवियस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है। तो यहाँ पे बीसीसीआई का पर्पस क्या है कि हमको बंदे चाहिए अपने इंडियन टीम के लिए, ठीक है। तो ये एक इनका पर्पस है। इनके बेस पे इन्होंने सैंपल क्या सेलेक्ट किया? गौतम गंभीर को और चहल को, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जजमेंटल सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जहां पे कोई रिसर्चर अपने पर्पस के बेस पे जब कोई सैंपल सेलेक्ट करता है, दिस इज नथिंग बट योर जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है। एक आती है गाइस कन्वीनियंस सैंपलिंग। देखो कन्वीनियंस सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जब रिसर्चर अपने सुविधा के अनुसार डेटा सेलेक्ट करता है। अब जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए शोभा जी हैं, शोभा जी कहती हैं कि मुझे सैंपल जो है वो बहुत ही आसानी से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। शोभा ने कहा कि मुझे सैंपल जो है वो मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मेरी जितनी भी बीकॉम और एमकॉम की फ्रेंड्स हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो जिनके थ्रू मैं इजीली डेटा निकाल पाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि शोभा को अपने सुविधा के अनुसार आसानी से डेटा मिल जा रहा है, तो वो मेरी क्या होगी? कन्वीनियंस सैंपलिंग होगी। ऐसी सैंपलिंग जब रिसर्चर अपने सुविधा, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करता है। साक्षी ने कहा कि यार मुझे एक डेटा चाहिए ऐसे वुमेन्स का जिनकी एज 40+ हो और जो एक्स का परफ्यूम लगाती हूं। तो साक्षी विशाल मेगा मार्ट में जाएंगी, वहां पे उनकी एक फ्रेंड मिलेगी जो कि वहां पे एचआर होगी, और इसके थ्रू जो है वो इजिली डेटा को कलेक्ट कर लेगी। तो ये क्या है? कन्वीनियंस सैंपलिंग है, अपने सुविधा के अनुसार, ठीक है। अब आता है कोटा सैंपलिंग। अब आता है कोटा सैंपलिंग। अब आता है कोटा सैंपलिंग। गाइस देखो कोटा सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है हमारी जहां पे हम किसी एक बेंचमार्क ले लो या स्टैंडर्ड ले लो, कोई बेंचमार्क ले लो या स्टैंडर्ड ले लो, इसके बेस पे मैं सैंपल को सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। कोटा सैंपलिंग आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक होती है जहां पे मैं कोई स्टैंडर्ड या बेंचमार्क के बेस पे अपने सैंपल को सेलेक्ट करता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा कि साक्षी तुम्हें उन लोगों का डेटा लेके आना है जिनकी एज 30+ हो, जिनकी एज 30+ हो और जो जीन्स लवर हो। मैंने कहा तुमको कटनी में उन लोगों का डेटा लेके आना है जिनकी एज 30+ हो और जो जीन्स लवर हो, जीन्स पहनने में शौक रखते हो, जीन्स पहनने में शौक रखते हो। तो यहाँ पे एक मैंने बेंचमार्क सेट कर दिया 30। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड। इसके बेस पे अब आप सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो साक्षी क्या करेगी? उन बंदों का डेटा लाएगी जिनकी उम्र 30 से ज्यादा होगी, ठीक है। अब गाइस आता है डायमेंशनल सैंपलिंग। डायमेंशनल सैंपलिंग का मतलब होता है गाइस ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है आपका कोटा सैंपलिंग का, ठीक है। ये आपका एक्सटेंडेड वर्जन होता है जहां पे हम कई कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर स्टडी करते हैं हम लोग। यहां पे हम ऐसा मानते हैं कम से कम 1% तो ऐसा है जो हमारे पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आती है स्नोबॉल सैंपलिंग। गाइस देखो स्नोबॉल सैंपलिंग एक ऐसी सैंपलिंग होती है जहां पे मैं एक चेन ऑफ नेटवर्क की बात करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस है, एक को पता चला तो एक से दूसरे को पता चला, दूसरे से तीसरे को पता चला, आज पूरे वर्ल्ड को पता है, आज पूरे वर्ल्ड को पता है कि कोरोना क्या है। तो स्नोबॉल सैंपलिंग का मतलब होता है एक तरह से चेन ऑफ नेटवर्क। यहाँ पे नेटवर्क की एक चेन होती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन किसी एक को पता चली तो एक से दूसरे को पता चलेगी, दूसरे से तीसरे को पता चलेगी, तीसरे से चौथे को पता चलेगी। वो क्या होती है? आपकी स्नोबॉल सैंपलिंग होती है आपकी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है आपका, और ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। अब गाइस बात करते हैं रिसर्च एथिक्स क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके रिसर्च का। गाइस देखो रिसर्च एथिक्स का मतलब होता है
आपके रिसर्च के अंदर क्या चीज सही है और क्या गलत है। आप जो रिसर्च कर रहे हो ना, उसके अंदर क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, उसके बारे में कौन बताएगा? उसके बारे में आपका बताएगा रिसर्च एथिक्स। मतलब क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगर आप अपने रिस्पोंडेंट को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो आपके एथिक्स के खिलाफ है। ठीक, जो रिसर्च आपने की है उसको आप सही तरीके से सामने ऑडियंस को प्रेजेंट नहीं कर रहे हो तो ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। ठीक है, तो एथिक्स के अंदर आप ये देखते हो कि हमारे लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। हम सही तरीके से रिसर्च कर रहे हैं या नहीं, हम कोई गलत डेटा तो नहीं यूज कर रहे, हम कोई गलत डेटा को तो नहीं प्रेजेंट कर रहे, हम ऑनेस्टी से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, हम एक एफिशिएंसी के साथ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक ऑब्जेक्टिविटी को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये सारी चीजों को आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है, अब गाइस देखो 4 बेसिक टीनेट्स होती हैं मेरे रिसर्च की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले आता है ऑनेस्टी, फिर आएगा एक्यूरेसी, फिर आता है एफिशिएंसी, फिर आता है ऑब्जेक्टिविटी। अब इसको बारी बारी डिस्कस करते हैं ये होता क्या है। देखो सबसे पहले आएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आप सही तरीके से कन्वे कर रहे हो कि नहीं। मतलब रिसर्चर के पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने रिस्पोंडेंट को सही तरीके से कन्वे कर रहा है कि नहीं, ट्रुथफुली बता रहा है कि नहीं। ठीक है, वो आपकी होती है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है आप उसको सही तरीके से डिलीवर करोगे अपने रिस्पोंडेंट को, वो हो गई ऑनेस्टी। एक्यूरेसी का मतलब होता है आपका कि वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब एक्यूरेसी, कि हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी तरह का एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसके अंदर हमारी एक्यूरेसी होनी चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। फिर एक आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो अपने रिसर्च के अंदर उसको आप एक इफेक्टिवली तरीके से यूज करोगे। ठीक है, वेस्ट नहीं करना है आपको रिसोर्सेज को। जो भी रिसोर्सेज का आप यूज कर रहे हो उसको इफेक्टिव मैनर में यूज करना है, रिसोर्सेज का खराब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है रिसोर्सेज को। फिर आपका आता है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि जो भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं हमको उस पर स्टिक रहना है। मतलब जो काम मैं कर रहा हूं मुझे उसी पे स्टिक रहना है। ऐसा ही नहीं मुझे किसी और ने कोई और काम दे दिया तो मैं वो करने चला गया। ठीक है, जैसे मान लो मिथुन आर्या हमारे क्लास का एक लड़का है। मिथुन आर्या बहुत अच्छा लड़का है। मिथुन आर्या जो है, इनकी मम्मी ने इनको भेजा मार्केट की, जा चीनी लेके आ। क्या? चीनी लेके आ। तो अब मिथुन आर्या का काम क्या था? चीनी लाना। तो ये क्या करते हैं, चीनी ला करके किसी सहेली के साथ खड़े होकर के समोसे खा रहे होते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिविटी होगा आपका। मतलब जो काम जिसने कहा है आपको उसी पे स्टिक रहना होगा। मतलब मिथुन की मम्मी ने कहा चीनी लाने के लिए, तो मिथुन को चीनी ला के देनी चाहिए थी, बट मिथुन तो किसी सहेली के साथ बैठ के समोसे खा रहा है, तो ये तो रूल ही फेल हो गया ऑब्जेक्टिविटी का। ठीक है, तो गाइस क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिविटी होता है। ठीक है, हम यहाँ पे फैक्ट्स की बात करते हैं। अब गाइस हमारी ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अप्रोचेस होती हैं रिसर्च एथिक्स की, जिसको हमें दिमाग में रखना है। पहला होता है डेंटोलॉजिकल, दूसरा होता है एथिकल स्केप्टिज्म, एक होता है यूटिलिज्म। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंटोलॉजिकल का। देखो डेंटोलॉजी एक ऐसी अप्रोच होती है जहां पे हम एथिकल इश्यूज को जो है जज किया जाता है एक यूनिवर्सल कोड के थ्रू। एक हमारा यूनिवर्सल कोड होता है, उसके बेसिस पे जो भी आपके एथिकल इश्यूज हैं, मतलब जो सही में जो प्रॉब्लम हो रही है रिसर्चर को, या रिसर्च करने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम लेंगे। ठीक है, और उसको पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करेंगे कि वो सही है या नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एथिकल इश्यूज हम लेते हैं, उसको जज करते हैं कि वो कैसा है, वो सही है या नहीं, या सही में उसका कोई सोल्यूशन निकल रहा है या नहीं, उसको हम लोग पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करके चेक करते हैं। ठीक है, वो डेंटोलॉजी अप्रोच होती है। एक आपके आती है एथिकल स्केप्टिज्म। एथिकल स्केप्टिज्म का मतलब होता है जब हम किसी इंडिविजुअल के कंसाइंस की बात करते हैं, मतलब जब किसी इंडिविजुअल के वेलफेयर के ऊपर हम लोग बात करते हैं, किसी इंडिविजुअल के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, जब वो आपकी क्या होगी, एथिकल स्केप्टिज्म होगी। क्या होगी? एथिकल स्केप्टिज्म। जब आप किसी पर्सन के कल्चर या किसी पर्सन के वर्क के ऊपर जब आप फोकस करते हो, वो एथिकल स्केप्टिज्म होती है। एक आते हैं यूटिलिज्म। यूटिलिज्म का मतलब होता है यहाँ पे हम लोग कॉस्ट और बेनिफिट की बात करते हैं।
कॉस्ट और बेनिफिट, इसका मतलब हुआ कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उससे उसमें कितनी कॉस्ट लग रही है और उससे आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये आपका बताएगा यूटिलिज्म। ठीक है। अब गाइस दो कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास, पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। ये क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। अरे थैंक यू शोभा जी, थैंक यू। तो देखो पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिविज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करते हैं थ्रू साइंटिफिक मेथड। ठीक है, जब मैं किसी चीज को प्रूव करने की कोशिश करता हूं अपने साइंटिफिक मेथड से, तो वो मेरी पॉजिटिविज्म होती है। साइंटिफिक मेथड का मतलब, यहां पे कहने का मतलब है जो चीज साइंस कह रही है ना, उसी को हम लोग रियल मानेंगे। अगर कोई पर्सन अपने 5 सेंसरी ऑर्गन के थ्रू किसी चीज को देख रहा है तो हम कहेंगे कि वो गलत है। ह्यूमंस की जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर किसी चीज से कुछ नॉलेज आपको मिल रही है तो वो गलत है। किसके अंदर, पॉजिटिविज्म के अंदर। पॉजिटिविज्म में बोलता है कि अगर साइंस अगर कोई चीज कहेगी तो उसी को ही हम लोग ट्रू मानेंगे, वो रियल लाइफ में ट्रू होगी आपकी। इसके बारे में कौन बताता है, पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है गाइस, पोस्ट पॉजिटिविज्म का मतलब होता है, ये कहते हैं कि अगर ह्यूमंस अपने ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर कोई नॉलेज गेन करता है तो वो रियल लाइफ में सही है, बट साइंस जो चीज कहेगी हम उसको नहीं मानेंगे। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, पॉजिटिविज्म बोलती है कि जो साइंस कहेगी हम उस पर स्टिक रहेंगे, उसको रियल मानेंगे। पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि जो ह्यूमंस जो कहेगा वो सही होगा, साइंस जो बोलेगी वो गलत होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो पॉजिटिविज्म आपका नेचर में क्या होता है, डिडक्टिव होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म आपका इंडक्टिव होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका क्वांटिटेटिव होगा, ये आपका क्वालिटेटिव होगा। कुछ हमारे ये पिलर्स हैं आपके, जो हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, जो रिसर्च में पूछा जाता है। एक आपका आता है ऑन्टोलॉजी। गाइस ऑन्टोलॉजी का मतलब होता है जब मैं रियलिटी की स्टडी करता हूं, जब मैं सही में किसी रियलिटी की बात करता हूं, तो वो आपका ऑन्टोलॉजी होता है। ठीक, जिसमें मेटाफिजिक्स का मतलब होता है कि वही रियलिटी की बात, कि क्या चीज रियल है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब जब आप ट्रू नॉलेज की स्टडी करते हो। एक्सोलॉजी का मतलब होता है आपका जब आप एथिक्स की बात करते हो, क्या सही है क्या गलत है। अब गाइस देखो ऑन्टोलॉजी का मतलब यही होगा कि जब हम रियलिटी की स्टडी करते हैं। कॉस्मोलॉजी का मतलब जब आप पूरे यूनिवर्स की स्टडी करते हो। और आपका जो एक्सोलॉजी होगा वो बताता है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है आपके रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये था गाइस आज का सेशन हमारा, एक छोटा सा सेशन था। ठीक है, जिसमें हमने सैम्पलिंग पूरी जो है डिस्कस कर ली, रिसर्च एथिक डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा गाइस तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, मज़ा आई कि नहीं आई, मज़ा आई कि नहीं आई, कैसा लगा सेशन। कैसा लगा गाइस, मज़ा आई सेशन में। तो हम सेशन को एंड अप करते हैं गाइस। तो आज केवल छोटा सा सेशन था हमारा। ठीक है, कल फिर से रात को मिलेंगे एमसीक्यूज के साथ, कुछ एमसीक्यूज के साथ रात को मुलाकात होगी कल आपसे। ठीक है, तो आप सभी को गुड नाइट, अच्छे से सो जाइए, कल मुलाकात होती। ठीक है गाइस, चलते हैं हम लोग, कल मुलाकात होती है आपसे। सेशन बढ़िया था।
ठीक है गाइस, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना सब लोग, मुलाकात होती है कल।